इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग यह समझेंगे कि उत्तल दर्पण का किरण आरेख क्या होता है और अवतल दर्पण का किरण आरेख क्या होता है। अगर हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के किरण आरेख को अगर समझ लेते हैं तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब की स्थिति को हम बना सकते हैं। तो हम लोग समझते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के किरण आरेख को। तो हम यहाँ पर अवतल दर्पण सबसे पहले लेते हैं कि अवतल दर्पण का किरण आरेख। तो अवतल दर्पण के किरण आरेख को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं, एक अवतल दर्पण बनाते हैं। तो हमारे पास एक अवतल दर्पण बन गया जिसके बाहरी का सतह कलई किया रहता है। अब इस दर्पण में हम लोग एक प्रधान अक्ष या इसका एक और नाम होता है मुख्य अक्ष लेते हैं और दर्पण के जो मध्य बिंदु होता है उसे हम ध्रुव कहते हैं, P से डिनोट किया जाता है। तो सबसे पहला लेते हैं कि अगर जो हमारे पास जो प्रकाश की जो किरण है, इस प्रकाश की किरण को ये जो प्रधान अक्ष या जो मुख्य अक्ष है इस प्रधान अक्ष के समानांतर भेजते हैं। तो सबसे पहला हम लोग ले रहे हैं कि प्रधान अक्ष के समांतर। तो प्रधान अक्ष के समांतर में भेजते हैं ये। तो सबसे पहले में बता रहे हैं कि जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो जैसी प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होती है तो दर्पण से इसका परावर्तन होता है और दर्पण का एक केंद्र है, एक फोकस है। तो प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद अगर पूछा जाए तो दर्पण से परावर्तन के बाद एक फोकस से निकल जाती है। तो पहला यही स्थिति में है। अगर इसको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है बिहार बोर्ड 10वीं क्लास में कि जब प्रकाश की किरणें को प्रधान अक्ष के समांतर आपतित कराई जाए तो क्या होगा, तो हम लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होती है तो जब प्रकाश की किरणें एक प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होती है तो याद रखना है कि परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। तो आपको समझना है इसमें कि जब भी प्रश्न पूछा जाए कि प्रकाश की जो किरणें हैं ये प्रधान अक्ष है और इस प्रधान अक्ष की जब इस समांतर जाती है तो जैसे ही ये दर्पण से इसका परावर्तन होता है तो परावर्तन के बाद ये फोकस से गुजरती है। अब अगर दूसरी स्थिति को अगर हम लोग समझें तो इसमें सबसे पहले एक अवतल दर्पण ही बनाते हैं और इस अवतल दर्पण के अंतर्गत देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक अवतल दर्पण बनाया, ये इसका प्रधान अक्ष है
इसका ये ध्रुव है, यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र हो गया, ए फोकस हो गया। तो पहली स्थिति में पढ़े कि अगर जब प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है तो ये फोकस से निकलती है। तो अगर इसी को हम कह सकते हैं कि जब इसको फोकस से ही भेजा जाए, जैसे ए प्रकाश की जो किरणें हैं ये फोकस से आ रही है, तो फोकस से आने के बाद जैसे ही इस दर्पण से इसका परावर्तन होगा तो परावर्तन के बाद ये प्रधान अक्ष के समानांतर निकल जाएगी। तो इसमें हम लोग देखें इसका उल्टा है कि जब अगर हम प्रधान अक्ष के समानांतर अगर आपतित कराते हैं तो फोकस से गुजरती है, और जब हम फोकस से आपतित कराते हैं तो प्रधान अक्ष के समानांतर निकलती है। तो इसमें लिखते हैं कि जब प्रकाश की किरण को फोकस पर आपतित कराई जाती है तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर निकल रही है। प्रधान अक्ष के समांतर निकलती है। तो दो स्थिति हो गए। तीसरी स्थिति को अगर हम लोग समझे तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले समझते हैं कि एक पहले दर्पण ही बना लेते हैं। तो हम लोगों ने एक अवतल दर्पण बनाया इस प्रकार से, और इसमें एक प्रधान अक्ष है, ये दर्पण का मध्य बिंदु है जिसे ध्रुव कहा जाता है, ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है। तो अगर जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से आपतित होती है, ये वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र से जैसे ही प्रकाश की किरणें आपतित होती है, वक्रता केंद्र से इस बार भेजा गया, तो जैसे ये वक्रता केंद्र से आपतित होती है तो जैसे इस दर्पण से इसका परावर्तन होता है तो परावर्तन के बाद पुनः ये प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती है। तो तीसरा स्थिति में बताया गया कि जब प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र पर आपतित कराई जाती है तो परावर्तन के बाद, तो देखिए परावर्तन के बाद ये वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती है। तो हम लोग देखें कि तीसरा स्थिति में जब प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र से अगर भेजा गया तो जैसे इसका दर्पण से परावर्तन हुआ तो परावर्तन के बाद ये जो प्रकाश की जो किरणें हैं ये वक्रता केंद्र से वापस लौट गई। अगर इसका चौथी स्थिति देखते हैं तो हम लोग एक सबसे पहले दर्पण बनाते हैं, हमने एक सबसे पहले अवतल दर्पण बना लिया, और ये दर्पण का मध्य बिंदु है जिसे ध्रुव कहते हैं, ये वक्रता केंद्र हो गया और इसके बीच में फोकस हो गया। अब प्रकाश की किरण को अगर हम ध्रुव पर भेजते हैं तो जब प्रकाश की किरण ध्रुव पर जितना अंश के साथ में ये आती है, अगर हम मान लेते हैं अंश अगर I के साथ में आती है तो जैसे इसका दर्पण से परावर्तन होगा तो यह उतना ही अंश के साथ में वापस लौट जाती है।
ए प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम को पालन करती है। तो हम लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण को ध्रुव पर आपतित कराई जाती है तो परावर्तन के बाद तो बताया कि परावर्तन के बाद जितना अंश से आती है उतना ही अंश से लौट जाती है। तो ये अवतल दर्पण में 4 स्थिति बताया गया आपको, और इस किरण आरेख को समझने के बाद हम लोग अवतल दर्पण में जो बनने वाले जो प्रतिबिंब है, ठीक ना, उसको हम बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे पहला जो है कि अगर जब प्रकाश की किरण को, अगर ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाए कि जब प्रकाश की किरण को प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित कराई जाती है तो क्या होता है, तो हम बता सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित कराई जाती है तो वह फोकस से निकलती है। दूसरे में बताया गया इसका अपोजिट है कि जब प्रकाश की किरण को फोकस पे आपतित कराई जाए तो क्या होगा। तो जब प्रकाश की किरण को फोकस पर आपतित कराई जाती है तो परावर्तन के बाद ये प्रधान अक्ष के समानांतर निकल जाती है। तीसरी बताई गई कि अगर जब प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र से आपतित कराई जाती है तो क्या होगा। तो जब प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र से अगर हम लोग आपतित कराते हैं तो परावर्तन के बाद यह वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती है। और चौथा बताया गया कि जब प्रकाश की किरण को ध्रुव पर अगर भेजी जाती है तो बताइए जितना अंश के साथ में ध्रुव पर जाती है उतना ही अंश के साथ परावर्तन के बाद लौट जाती है। ये प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम को पालन कर रही है। तो अगर ये समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।